तो चलिए देखते हैं आज आपका 21 फरवरी का करंट अफेयर्स और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुडापेस्ट को शतरंज ओलंपियाड मसाल सौंपी। पहले आप क्या याद रखोगे कि अपने खेल मंत्री कौन है, तो ये है आपका अनुराग ठाकुर। बात किस चीज का हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका शतरंज ओलंपियाड का। तो देखिएगा अगर आप पिछले समय से भी करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे कि भारत का चेन्नई शहर जो है यह 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारतीय शहर चेन्नई में हुआ था। तो देखो होता क्या ना कि अभी भारत इसका आयोजन करवाया 44वें नंबर वाला, तो 45वें नंबर वाला जो भी आयोजन करवाएगा उसको किस टाइप से सौंपा जाता है, तो इस टाइप का मसाल देकर के सौंपा जाता है। और वही स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है ये बुडापेस्ट बोले तो ये राजधानी का नाम दे दिया, प्रॉपर देश का नाम क्या हो जाएगा, हंगरी। मतलब आप कह सकते हो कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हंगरी को अगले बार वाला कितने नंबर वाला, तो 45वें नंबर वाला शतरंज ओलंपियाड का क्या किया है, मसाल सौंपा है। ठीक है, ये रहे आपके अनुराग ठाकुर और ये रहे बुडापेस्ट के। इससे क्या होगा कि अगले बार का जो 45 नंबर का शतरंज ओलंपियाड होगा ये किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो ये करवाया जाएगा हंगरी के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है, भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा संजय कपूर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या दे रहा है आपका कि भारत ने चेन्नई में 2022 में चेस ओलंपियाड की मेजबानी की थी, जो कितने नंबर का था, 44 नंबर का था। 45 वाला जो अगले साल होगा ये आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। इसमें क्या बता रहा है कि पहली बार इसकी मसाल देश के 75 शहरों में निकाली गई थी। मसाल आपका एक तरह का होता है, इंडिकेटर होता है। इसी मसाल को खेल मंत्री ने किनको सौंपा है, तो अगली बार किसको सौंपा, तो आपका ये हंगरी वाले देश को। और देखिएगा एक चीज और, इस मौके पर 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद और भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन थे, तो संजय कपूर, ठीक है, ये भी मौजूद थे जब ये कार्यक्रम हो रहा था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा एसबीआई कैप्स ने वीरेंद्र बंसल को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एसबीआई कैप्स मतलब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका स्टेट बैंक और ये आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, एसबीआई तो आप जान रहे हो ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और सीएपी से क्या हो गया, कैपिटल मतलब इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका पूंजी। अगर बात करें एसबीआई के बारे में तो इसका स्थापना कैसे हुआ था, तो सबसे पहले तो यही देखिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके 1921 ईस्वी में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक को क्या नाम दे दिया गया, एसबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा दिनेश कुमार खाड़ा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसबीआई के बारे में। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की निवेश बैंकिंग शाखा, इसका पूरा नाम क्या हो गया, तो एसबीआई कैपिटल, वही हो गया सीएपी से कैपिटल। मार्केट्स के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, और वीरेंद्र बंसल को क्या बनाया गया है, तो इसका एमडी और सीईओ। एमडी का मतलब क्या हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा एमडी, और सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किया पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स का शिखर सम्मेलन का आयोजन। इसका नाम क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका नीलेट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले देखो आप इसमें याद कैसे रखोगे, आप ये याद रखोगे कि आपका नीलेट के साथ, ठीक है, नीलेट, तो सबसे पहले तो नीलेट का फुल फॉर्म देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नीलेट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेल का आप नाम सुनते हो ना, आईटी सेल अभी कितना ज्यादा मतलब
होता है ना, बहुत ज्यादा वीडियो भी आ रहा है, कभी किसी का वीडियो कट करके दिखा रहा है, कभी किसी का कुछ, जो लगता है कि मीनिंग ही चेंज कर देता है, वो सब आपका आईटी सेल का काम होता है। और इन्हीं के द्वारा इन दोनों को मिलकर, आईटी मंत्रालय मिल करके और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मिल करके क्या किया है, तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। जापान को पछाड़कर जर्मनी बना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब आप यहाँ पे एक चीज और याद रखोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी बहुत मेहनत किया और जापान से आगे निकल गया। हुआ कि ये है कि क्रम वही था, लेकिन जापान की जो मुद्रा है, क्या है जापान की मुद्रा, तो इसका नाम होता है येन। येन का वैल्यू घट गया है और इसी वजह से सबसे ऊपर कौन हुआ करता है, यूएसए, और फिर हुआ करता है चाइना, और यहाँ पे जापान हुआ करता था, और जापान को पीछे कौन कर दिया, तो जर्मनी कर दिया, और 4th नंबर पे कौन आ गया, जापान, और 5 नंबर पे कौन है, तो ये है अपना इंडिया। इंडिया का जीडीपी कितना है यहाँ पर, इंडिया का अर्थव्यवस्था, तो ये हो जाएगा आपका 4.1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 4.1 ट्रिलियन डॉलर, इतना ज्यादा, मतलब इतना जीडीपी कितना चल रहा है अपना, तो ये चल रहा है भारत का। वहीं अगर आप बात करते हो यूएसए का, तो कोई कंपेयर ही नहीं है, बहुत अंतर है दोनों के बीच। यूएसए का लगभग कितना है, 27.97 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 97 ट्रिलियन डॉलर, तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है फर्स्ट और 5 में आने में। तो आप इतना याद रखिएगा कि जापान का जो येन है, इसका वैल्यू थोड़ा सा घट गया, और इस वजह से जर्मनी क्या हो गया, इससे आपका ऊपर हो गया। ठीक है, वैसे धीरे धीरे अपना भारत भी आगे बढ़ ही रहा है। यहाँ पे जीडीपी के बारे में याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि आपके देश के अंदर में कितना निर्माण हो रहा है, ये आपका किस चीज को दर्शाता है, ये आपका दर्शाता है जीडीपी को। जापान के बारे में बात करें तो इसे आपका उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है, इसको निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। और आपका जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ के अभी पीएम कौन है, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और जापान के एक और पीएम रहे थे जो कि जिनकी हत्या हो गई थी, शिंजो अबे, उनको भारत का पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ था। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। करौली में लौह अयस्क के भंडार मिले, 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में धातु की पुष्टि की गई। ये देखिएगा, ये आपका अयस्क है। अयस्क क्या होता है, तो देखिएगा, जब आप खुदाई करते हो, जब आप किसी भी पहाड़ पर्वत पे खुदाई करते हो और उसके अंदर से जो मटेरियल मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लौह अयस्क। जब आप खुदाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ के अंदर आपको लोहा से रखा हुआ मिल जाएगा, आप पहाड़ का खुदाई किए और आप लोहा लेके चले आए, आप सोना लेके चले आए, आप चांदी लेके चले आए, वो आपका बहुत ही मिक्सअप रूप में मिलता है। जैसे आपका मैग्नेटाइट मिलेगा, हेमेटाइट मिलेगा, और उस वही मैग्नेटाइट क्या हो गया, अयस्क हो गया, वही हेमेटाइट क्या हो गया, अयस्क हो गया। जब आप मैग्नेटाइट को फिर से आप छानोगे, उसमें सांद्रण करोगे, उस पर वर्क करोगे, तो आपको उसी मैग्नेटाइट से क्या मिलेगा, लोहा। तो आप क्या बोलोगे कि जो मैग्नेटाइट है, इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, लोहा। तो हम लोग ये कह देंगे कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। वैसे ही आप उठाओगे हेमेटाइट, हेमेटाइट पे जब आप वर्क करोगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, लोहा। तो आप ये कह दोगे कि हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है, ये हो जाएगा आपका लोहा। तो इस तरीके से हम लोग को पता चला कि अयस्क, इससे हम लोग को किस चीज की प्राप्ति होती है, तो धातु या अधातु की। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि करौली में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं, और करौली कहाँ पड़ता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका कहाँ, ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, जो भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में हम लोग को कुछ दिन पहले भी सुनने को मिला था कि यहाँ पे लिथियम का भंडार मिला था, लेकिन लिथियम निकाल नहीं पाया। ठीक है, निकल नहीं पाया। लगभग कितने जगह, कितने हेक्टेयर पे फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और 840 टन से अधिक अयस्क मिले हैं किस चीज के, तो ये हो जाएगा आपका लोहा का। एक चीज आप और भी याद रखिएगा कि अगर अयस्क के बारे में बात करें, वो भी कौन सा अयस्क, तो लोहा का अयस्क। ठीक है, देखिएगा, लौह अयस्क के बारे में बात करें तो 2 ठो लौह अयस्क का नाम आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो मैग्नेटाइट और आपका हेमेटाइट। ठीक है, ये दोनों किसका अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका लोहा का। राजस्थान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सीएम कौन बने हैं, तो अभी नए बन के आए हैं, कौन है, तो ये है भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 463 अस्थिर रिमोट कंट्रोल गन के लिए AWEIL के साथ 1752 करोड़ रुपए के अनुबंध पर क्या किए हैं, तो ये आपका किया है हस्ताक्षर।
ठीक है, अब इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं था, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 300 मेगावाट की सौर परियोजना की रखेंगे आधारशिला। ये हम लोग पहले के सेशन में भी देख चुके हैं, 17 या 18 वाला था। इससे क्या होगा कि 1.3 लाख घरों को फायदा मिलेगा, और किस चीज का फायदा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका बिजली का। ऐसे भी मोदी सरकार आपका बिजली वगैरह के लिए बहुत सारे काम किए हैं, सौभाग्य योजना वगैरह हो गया, ठीक है, तो इस पे काफी वर्क किया गया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए निखिल जोशी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखे थे एक बंसल जी के बारे में, और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं निखिल जोशी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाइएगा ये बोइंग है क्या, तो बोइंग जो है आपका ये यूएसए का कंपनी है, यूएसए का कंपनी जो क्या बनाता है, तो एयरक्राफ्ट बनाता है, तरह तरह का हथियार बनाता है, बहुत हेलीकॉप्टर वगैरह बनाता है, लेकिन इसका एक ब्रांच अपने भारत में भी है। बोइंग कंपनी का एक ब्रांच अपने भारत में है, और उसी भारत वाला जो ब्रांच है उसके जो आपके प्रबंधक निदेशक एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये बने हैं निखिल जोशी। यूएसए वाला नहीं, अपने भारत वाला। यहाँ पे देखिएगा, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया, ठीक है, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये हो जाएगा आपका निखिल जोशी। लेकिन आप एक चीज और भी याद रखोगे कि ये जो बोइंग है ये भारतीय कंपनी नहीं है, ये कहाँ का है, तो ये है आपका अमेरिका का कंपनी, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट, बड़े बड़े उपकरण, हथियार वगैरह बनाते हैं। चलिए आगे आते हैं, अभी इन्हीं क्वेश्चंस का हम लोग चलिए वन लाइनर पहले देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिएगा, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो निखिल जोशी जी को किया गया। उसके बाद देखिएगा, 5 से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो ये हो जाएगा रुचिरा कंबोज, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है, यूएन में ये भारत की प्रतिनिधि है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के लिए शतरंज ओलंपियाड मशाल किस देश को सौंपी है, तो हो जाएगा हंगरी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट में आते हैं, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा आपका वीरेंद्र बंसल, ठीक है, एसबीआई नहीं, एसबीआई कैपिटल। नेक्स्ट में आते हैं, गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा, तो ये करेगा किसके द्वारा होगा, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद हाल ही में कौन सा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तो देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी बहुत मेहनत किया और जापान से आगे निकल गया। जापान का जो मुद्रा था वो उसका वैल्यू घट गया, और इस वजह से जर्मनी 4th से 3rd नंबर पे आ गया। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, यूएसए, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, और उसके बाद अपना इंडिया $4.1 ट्रिलियन के साथ। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा, प्रारंभिक अन्वेषण के अनुसार फरवरी 2024 में राजस्थान के करौली में हिंडन के पास पाए गए लौह अयस्क भंडार की अनुमानित मात्रा कितनी है, 840 टन। और कौन सा वहां पे मिला है आपका अयस्क, कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को स्थिर रिमोट कंट्रोल गन की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय और एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध का मूल्य क्या है, तो ये हो जाएगा 17,752 करोड़ रुपए। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि मोदी जी के द्वारा 300 मेगावाट के बड़सिंगसर सोलर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो उसी राज्य में जहां अभी लौह अयस्क के भंडार मिले हैं, इट मींस कि राजस्थान में। आप इस चीज को इसका नाम याद रखोगे, बड़सिंगसर सोलर प्लांट की आधारशिला मोदी जी के द्वारा कहाँ रखी गई, तो ये हो जाएगा राजस्थान। और नेक्स्ट में देखिएगा, कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अपने लक्ष्य को पार करते हुए सरकारी ई मार्केट प्लेस खरीद में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 14 फरवरी 2024 तक जीईएम के माध्यम से खरीद प्रभावशाली रूप से कितने तक बढ़ गई है, तो ये हो जाएगा 63,890 करोड़ रुपए। और इतना फैक्चुअल डेटा आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है। चलिए अब इसी का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, और आई होप कि सुनते सुनते याद हो गया होगा। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा क्या किया गया है, तो शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के लिए शतरंज ओलंपियाड का जो मशाल है वो किसे सौंपा गया, तो हंगरी, और हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बुडापेस्ट। नेक्स्ट में आते हैं, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंधक निदेशक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया किनको, वीरेंद्र बंसल जी को। जबकि आपसे एसबीआई का अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट में आते हैं,
गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी। चलिए आगे आते हैं। जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद हाल ही में कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी ये हो जाएगा आपका बर्लिन। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, प्रारंभिक अन्वेषण के अनुसार राजस्थान के करौली में लौह अयस्क कितनी मात्रा में मिली है? तो ये हो जाएगा आपका 840 टन। और कितने एरिया में फैला हुआ है? 1888 हेक्टेयर में। उसके बाद देखिएगा, भारतीय नौसेना और एसआरसीजी की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय और AWEIL के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध का मूल्य क्या है? 1752 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिएगा 7 में, हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि पीएम मोदी जी के द्वारा 300 मेगावाट का बड़ सिंगसर सोलर प्लांट का आधारशिला रखा जाएगा। और ये कहाँ रखा गया? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बोइंग जो आपका अमेरिकी कंपनी है, इसका भारत में जो ब्रांच है उसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन? निखिल जोशी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहले हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन देखे, फिर वन लाइनर देखे, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव देखे। अगर आप इसको कंटिन्यू वॉच करते हो तो आपका करंट अफेयर्स का सेशन भी कंप्लीट होते जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।